हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कक्षा 11वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, खनिज पोषण। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि पौधों को किन किन खनिज तत्वों की कितनी मात्रा में, किसी की ज़्यादा किसी की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और जिन तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिनको हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं, उनकी आवश्यकता भले ही कम मात्रा में है लेकिन वो अनिवार्य तत्व हैं। अगर वो कम मात्रा भी उनको नहीं मिलती है तो पौधे की वृद्धि और प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। सभी जीवों की मूल आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान होती हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो। मूल आवश्यकताएं मतलब उनको पोषण की आवश्यकताएं होती हैं। पोषण में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी चीज़ें उनको किसी न किसी रूप में चाहिए होती हैं। उनको अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए बृहद अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। यह अलग बात है कि जंतु इनमें से ज़्यादातर चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को खुद नहीं बना सकते हैं, वो पौधों से लेते हैं। लेकिन पौधे जो है इनको स्वयं बना लेते हैं। सबसे पहले ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें शर्करा बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और उससे प्राप्त ऊर्जा के द्वारा ये बाकी चीज़ों को भी ये संश्लेषित कर लेते हैं। ठीक है, यह अध्याय मुख्यतः कार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित है, जिसमें आप पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीके और उनकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करेंगे। तो पौधों में जो अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बोरान, मोलिब्डेनम, ये सभी जो तत्व हैं इनकी आवश्यकता के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप अनिवार्य तत्वों की भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों और उनकी अवशोषण क्रियाविधि का भी अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में मुख्यतः हमको ये देखना है कि किस तत्व का क्या कार्य है और उसकी कमी से पौधे में क्या लक्षण और क्या बीमारी उत्पन्न होते हैं। यह अध्याय आपको संक्षेप में जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के महत्व और क्रियाविधि से भी अवगत कराता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता कैसे पूरी होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, राइजोबियम क्या है, इनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे अपन। पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि देखिए, पौधों में किन किन खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, पौधे को हम हाइड्रोपोनिक्स में वृद्धि कराते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, पौधे को बिना मिट्टी के विलयन में ही वृद्धि करा देना। विलयन मतलब क्या, जैसे हम मान लो जल लेते हैं और जल में हम कुछ जो अनिवार्य खनिज तत्व हैं उसको घोल देते हैं। उनके लिए ना कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे साक्स नाम के वैज्ञानिक ने भी फार्मूला बनाया हुआ है कि आप किस किस कंपाउंड को कितनी कितनी मात्रा में लेकर के घोलेंगे तो एक जो संतुलित विलयन तैयार होगा, उस विलयन में आप पौधों की वृद्धि करा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम किसी एक पौधे में कमियों के लक्षण और उनकी जो अनिवार्यता है उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस पौधे को आप 8-10 ऐसे गमलों में, मतलब गमलों में नहीं, मतलब कांच के जारों में आप उगा सकते हैं। कांच के जारों में हम क्या करते हैं, एक में तो हम संतुलित विलयन भर देते हैं जिसमें सारे खनिज तत्व रहते हैं। फिर अलग अलग जारों में हम किसी एक एक तत्व की कमी करते हैं। जैसे मान लो पहले जार में हम नाइट्रोजन की कमी कर दी है, दूसरे जार में बोरान की, तीसरे जार में कैल्शियम की, चौथे जार में मॉलिब्डेनम की, ऐसे एक एक तत्व की ना। जैसे जिसमें नाइट्रोजन की कमी है उसमें बाकी सब चीज़ें हैं, जिसमें बोरान की कमी है उसमें बाकी सब चीज़ें हैं, नाइट्रोजन भी है उसमें, ध्यान रखेंगे आप ऐसा। फिर हम उसको वृद्धि कराते हैं। तो हमने एक पौधा ऐसा लिया है जिसको हमने सारी चीज़ें दी हैं, बाकी में एक एक चीज़ की कमी की है। तो जिसको सारी चीज़ें दी हुई हैं उनको हम कंट्रोल कहते हैं और बाकी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ग्रो करने देते हैं, महीने 2 महीने रहने देते हैं, जितना पौधे की लाइफ के हिसाब से हम उसको वृद्धि करने देते हैं। फिर हम 1 आध महीने बाद देखते हैं कि पौधे में क्या क्या कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे मान लो एक संतुलित वाला जो था कंट्रोल पौधा, वो तो बढ़िया से वृद्धि करेगा क्योंकि सब कुछ मिला उसको, धूप भी मिला, सब कुछ मिला। लेकिन जैसे नाइट्रोजन की कमी वाले पौधे में क्या लक्षण दिखते हैं, बोरान की कमी वाले में क्या लक्षण दिखते हैं, कैल्शियम में है ना, या मॉलिब्डेनम है या बोरान है, इनकी कमी से क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं, वो अलग अलग पौधे में आपको अलग अलग दिखने लगेंगे। तो मान लो आप उस पौधे को अपने खेतों में उगाते हो,
तो अपने खेतों में उगाते समय आप उनमें से ये पहचान सकते हो कि हाँ अभी हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी है कि फास्फोरस की कमी है कि किस चीज़ की कमी है, क्योंकि अब आपको उस पौधे में किस चीज़ की कमी से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं इसका अच्छे से आपको मालूम हो चुका है, ज्ञान हो चुका है। तो आप अपने पौधे को, खेत वाले पौधे को उससे मिला सकते हो कि किसकी कमी से क्या हो रहा है, ये हमको दिख जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग उसको फिर सप्लाई दे सकते हैं। तो पौधे को बिना मिट्टी के केवल विलयन में ही वृद्धि कराना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है। जूलियस साक्स एक प्रमुख जर्मन पादपविद ने सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। तो पौधे को हम केवल विलयन में भी उगा सकते हैं, लेकिन हमको एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस विलयन में ऑक्सीजन की सप्लाई, हवा की सप्लाई पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर जड़ों को हम हवा नहीं देंगे तो बिना श्वसन के वो भी मर सकते हैं। इसलिए पूरे जड़ को हम उसमें विलयन में नहीं डुबाएंगे, कुछ हिस्से को डुबाएंगे, कुछ हिस्से को बाहर रखेंगे, हवा में रखेंगे, जिससे उसको हवा से सांस लेने में आसानी हो। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। मैंने अभी ये नाम आपको बताया, हिंदी में उसको जल संवर्धन कहते हैं। उसके बाद कई उन्नत विधियां प्रयोग में लाई गई हैं जिससे पादपों के लिए खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके। अभी मैंने जो एक्सपेरिमेंट बताया उसको आप कर सकते हैं। उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष पादपों को मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है ना। क्योंकि देखिए ऐसा है, आज के डेट में अगर आप शहर में रहते हैं, आपके पास ज़मीन की कमी है, छत है, छत में आप मिट्टी नहीं रख सकते, आप घोल में उगाना चाहते हो कुछ पौधे, खाने पीने की चीज़ें, सब्जी भाजी, तो आप उसको उगा सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से। इन विधियों में शुद्धिकृत जल एवं पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है। क्या आप समझा सकते हैं कि यह अति अनिवार्य क्यों है? अरे भाई समझाने की क्या जरूरत है, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो भी खनिज तत्व हैं पौधों को अपनी क्रियाविधि के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, अपने प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम केवल जल में ही उसको नहीं उगा सकते, जल में जब तक वो खनिज तत्व नहीं रहेंगे तब तक वो वृद्धि नहीं करेगा। तो इसी महोदय ने जूलियस साक्स ने ही उसका फार्मूला भी बता दिया था कि आप क्या क्या खनिज को लेकर के कितनी मात्रा में लेंगे तो एक संतुलित पोषक विलयन तैयार होगा। श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया है, उनमें एक तत्व को डाला गया, हटाया गया और प्रतिस्थापित किया गया तथा विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया, तो एक खनिज विलयन प्राप्त हुआ जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। तो बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने और तब जाकर के उस फार्मूले को तैयार कर पाए कि कितनी मात्रा में हम दें तो पौधों के लिए संतुलित हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी पौधों में ये भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है इसमें। कुछ पौधों में कोई चीज़ ज़्यादा लगता है, कुछ पौधों में कम लगता है। तो भले ही एक बार तो आप संतुलित मात्रा में बना के दे दोगे, लेकिन बाद में आपको उसमें उन तत्वों को फिर से और मिलाते रहना पड़ेगा। जैसे मान लो आप धान का पौधा उगा रहे हैं, चावल का, तो नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ करता है तो आपको उसको नाइट्रोजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही है कि जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको आपको बाद में ज़्यादा और देना पड़ेगा। इस विधि के द्वारा अनिवार्य तत्वों को पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की खोज की गई। ठीक है, तो मैंने जो विधि बताया आपको कि एक तत्व की हम कमी कर देंगे और उस तत्व की कमी से क्या होता है पौधे में आपको दिख जाएगा। जल संवर्धन की तकनीक को सब्जियों जैसे टमाटर, बीज विहीन खीरा, सलाद के व्यावसायिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ठीक है, तो आप घरों में इसको उगा सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती जो हम करते हैं उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आप मिट्टी के बिना भी पौधों को उगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं पता है, जैसे एक मोटा सा पाइप ले लेते हैं और उसमें अलग अलग ऐसे कैविटी बना देते हैं और उनमें पौधों को लगा देते हैं और उस पाइप में से उस विलयन को हम फ्लो कराते हैं, बदलते भी रहते हैं, सर्कुलेट भी करते रहते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि पादप की आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को प्रचुर वायुवीय रखा जाए। अभी मैंने इस बात को भी बताया आपको कि हवा का जाना उसमें बहुत जरूरी है। यदि घोल अल्प वायुवीय होगा तो क्या होगा, तो उसकी जड़ों को श्वसन के लिए वायु नहीं मिल पाएगी और जड़ें मर सकती हैं। जल संवर्धन तकनीक को रेखा चित्र 12.1 और 12.2 में दर्शाया गया है। आगे हम देखेंगे उसको किस तरह से करते हैं। अब है अनिवार्य खनिज तत्व। देखिए,
अनिवार्य खनिज तत्व वैसे तो पौधों में 60 से भी अधिक तत्वों की खोज की गई है पौधों में, लेकिन इनमें से 16 ऐसे तत्व होते हैं जो पौधों में बहुत आवश्यक होते हैं और उसके बिना पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधों में पाए गए हैं। कुछ पौधों की प्रजातियां सेलेनियम का संग्रह करती हैं, कुछ गोल्ड का, तथा कुछ नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप उगने वाले पौधे रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम जमा कर लेते हैं। देखिए, जब नाभिकीय परीक्षण करते हैं, परमाणु बम का परीक्षण करते हैं, तो यूरेनियम का, स्ट्रोंशियम का उनमें प्रयोग होता है। ठीक है। तो जब वो परीक्षण कर लेते हैं तो मिट्टी में, हवा में वो परमाणु कण आ जाते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो उधर उगने वाले कुछ पौधे जो होते हैं वो इन चीज़ों को अवशोषित कर अपने अंदर जमा कर लेते हैं। अब इन पौधों का अगर जंतु खाएंगे तो उनके शरीर में वो रेडियो एक्टिव केमिकल पहुंच जाएंगे जो कि नुकसान करेंगे। ठीक है। इसलिए परमाणु परीक्षण स्थल जो होता है वो किसी रेगिस्तान में किया जाता है। जैसे भारत में पोखरण आप नाम सुने होंगे, राजस्थान का एक मरुस्थलीय एरिया है, वहाँ परमाणु परीक्षण करते हैं क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे, खेती बाड़ी नहीं होता है। तो एक लंबी चौड़ी दूरी में आप उसको देखेंगे कि उसका कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नजर नहीं आएगा। पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता 10⁻⁻8 ग्राम प्रति मिलीलीटर को भी पता करने की तकनीक आजकल उपलब्ध है। वो मिलीग्राम होना चाहिए एक्चुअली, तो अगर उसके रस में करेंगे तो मिलीलीटर हो जाएगा। तो बहुत कम मात्रा में कोई तत्व अगर है पौधे में तो उसको भी हम मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और उसकी तकनीक भी आज हमारे पास उपलब्ध है। प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी विभिन्न खनिज तत्व जो पौधों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए ऊपर वर्णित स्वर्ण तथा स्ट्रोंशियम, वास्तव में पौधे के लिए अनिवार्य है? तो आपको बता दें कि बहुत सारे तत्व जो हैं पौधों में अनिवार्य नहीं है। वो भले ही पौधे में पाए जाते हैं, उनकी अनिवार्यता, उनका कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। ऐसा है। हम यह कैसे निर्धारित करेंगे कि पौधे के लिए अनिवार्य है या नहीं? तो 2 पौधा ले लेंगे, एक में उसको देंगे, एक में नहीं देंगे, तो दोनों में अंतर दिख जाएगा। अगर नहीं देने वाले में कुछ ज़्यादा फर्क नजर आता है तो मतलब वो पौधे के लिए अनिवार्य है और वो उसमें प्रभाव डालता है। अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। किसी तत्व की अनिवार्यता के मापदंड निम्नानुसार है। पहला, तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व के अनुपस्थिति में पौधे अपने जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए अथवा बीज भी धारण नहीं कर पाए। तो देखिए, प्रजनन चक्र जो है ये तो पौधे के लिए या किसी जंतु के लिए आवश्यक होता है। अगर वो प्रजनन नहीं कर पाया तो उसकी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। तो अगर तत्व की कमी से उसकी वृद्धि और प्रजनन में रुकावट आ रही है मतलब वो तत्व आवश्यक है। तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो जैसे आपको लग रहा है कि मॉलिब्डेनम पौधे के लिए आवश्यक है, तब मॉलिब्डेनम के अगर बोरान दे दें बदले में तो बोरान वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब उस तत्व के जगह दूसरा तत्व उस कार्य को ना कर सके, तब वो विशिष्ट होगा। दूसरे शब्दों में, किसी एक तत्व की कमी को किसी दूसरे तत्व के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, तभी वो विशिष्ट होगा। तीसरा, तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित होना चाहिए। उपापचय जिसमें आपका अपचय और उपचय 2 चीज़ें होती हैं। उपचय मतलब एनाबॉलिज्म, अपचय मतलब कैटाबॉलिज्म। बनने वाली चीज़ें उपचय कहलाती हैं और टूटने वाली चीज़ें अपचय कहलाती हैं। अब ये पोषक विलयन संवर्धन के लिए आदर्श अवस्था का आरेख है। ये इसी की बात कर रहा था, थोड़ा पीछे लग गया इसका स्लाइड, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये कांच का जनरली हम एक चेम्बर लेते हैं, इसमें हम उस विलयन को भर देते हैं जो संतुलित विलयन है या जिसमें कोई चीज़ की आप कमी रखे हो। इसे बाहर से और विलयन मिलाने की भी व्यवस्था होती है। ठीक है। और एक और ट्यूब रहता है जिसमें हम हवा भेजते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों ने अगर वो मछली पालने वाला एक्वेरियम देखा होगा, छोटा व बड़ा वाला जो भी, तो उसमें हवा के बुलबुले निकलते रहते हैं एक मशीन द्वारा, छोटा सा मशीन लगा रहता है उसमें, उससे हवा के बुलबुले आते रहते हैं उसमें, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहते हैं उसमें। तो उस टाइप की मशीन लगा सकते हैं छोटा मोटा, वो हवा की सप्लाई करता रहेगा ताकि रूट्स को हवा मिलती रहे। और जहाँ पर ये पौधा लगाए हैं उस भाग को कॉटन से, इस सब भाग को कॉटन से हम सील कर देते हैं ताकि बाहरी कोई चीज़ वहाँ पर कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट वगैरह कोई भी चीज़ न घुसे। अब ये पौधा वृद्धि करेगा। अगर आप इसमें किसी चीज़ की कमी रखे हैं तो उसकी कमी आपको पौधे में दिखेगा, और इन पौधों को आपको धूप में रखना पड़ेगा ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर आपको
ज़्यादा मात्रा में पौधों का पालन पोषण करना है इसी विधि से, तो आप क्या करेंगे, आप एक ट्यूब ले लेंगे जैसा मैंने बताया। इस ट्यूब में आप जगह जगह छेद करके आप इस तरह से पौधों को फिट कर सकते हैं, और इस ट्यूब के अंदर में आप इस तरह से आप सर्कुलेट कर सकते हो जो विलियन है उसको। एक तरफ से विलियन जा रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है, आप देख सकते हैं। इधर से विलियन एंटर कर रहा है और ऐसे जा करके विलियन ये देखो बाहर आ रहा है। तो ऐसा करने से विलियन का एक फ्लो बना रहता है जिससे जड़ों को नया विलियन मिलता रहता है, और उस विलियन में जो आप उधर देख रहे हैं चेंबर में विलियन है, उस विलियन में आप कमी बेसी की पूर्ति कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आजकल शहरों में क्या करते हैं, देखिए जैसे शहरों में ना ऐसे स्टैंड बना देते हैं, ऐसे स्टैंड बना देते हैं, और उस स्टैंड में ऐसे पाइप को ऐसे घुमा देते हैं, इसी पाइप को, और उसी में बहुत सारे पौधे आपको ऐसे ऊपर नीचे लगा देते हैं। क्योंकि जैसे मान लो छत है, तो छत में आप खाली अगर मिट्टी डालेंगे तो छत में ऐसे मिट्टी डाल के आप लगा देंगे तो खाली इतने में लग पाएगा। लेकिन आप ऐसे चेंबर बना देते हैं, ऐसे मतलब सीढ़ी जैसे बना देते हैं ऐसे छत में, तो उसमें आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, अत्यधिक। ठीक है, और आप समझ लो कि छोटे से छत में ही आप बहुत सारे पौधे उगा सकते हो, और उसका परिणाम ये होगा कि आपको आसानी से जो ये चीज़ें हैं सब्जी भाजी की चीज़ें, वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे वहाँ पर। अब क्या क्या मापदंड थे, हम मापदंड पढ़ रहे थे, अनिवार्यता के मापदंड कि उसको प्रजनन में वृद्धि में आवश्यक होना चाहिए, है ना, उसकी जगह कोई दूसरा उपयोग नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें मापदंड हैं किसी की अनिवार्यता के। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधे की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। उनको आवश्यक मात्रा के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि अलग अलग पौधों में जब हमने एनालिसिस किया तो हमको 60 से अधिक तत्व प्राप्त हुए थे 105 में से, जो दुनिया में 105 तत्व अभी तक खोजे गए हैं, जो मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो तत्व। तो उनमें से 60 तत्व जो मिले हैं वो सभी पौधों के लिए अनिवार्य नहीं थे। उनमें से करीब 16 जो हैं वही अनिवार्य थे, और 16 में से भी दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी में जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे सोडियम पोटेशियम नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इनको बृहद पोषक तत्व कहते हैं। और वे जिनकी कम मात्रा में चाहिए, जैसे बोरान है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, इनकी थोड़ी कम मात्रा में चाहिए, तो इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता है अगर उसको नहीं भी देंगे तो पादप का काम चल जाएगा, ऐसा सही नहीं है। उसका आपको देना अनिवार्य है, क्योंकि भले ही कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। अगर नहीं देंगे तो पौधे की वृद्धि उससे रुक सकती है। बृहद पोषक तत्व को सामान्यतः पादप के शुष्क भार का 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली पादप में देखिए, पादप जिस जल को अवशोषित कर रहा है, जिस विलियन को अवशोषित कर रहा है, उसमें वो 10 मिलीग्राम प्रति लीटर के से ज़्यादा आपको उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, तो पादप की पूर्ति हो पाएगा। इस श्रेणी में आने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का नाम क्यों नहीं है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नाइट्रोजन एक गलत दे दिया है, इसमें नाइट्रोजन तो आवश्यक है ना, NPK तो होता ही है। ठीक है, देखिए N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, NPKS, ये 4 चीज तो है ही। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम भी है, तो नाइट्रोजन नहीं दिया है, इसको आप जोड़ लीजिए साथ में ना, बृहद मात्रिक तत्व है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्यतः CO2 और H2O से प्राप्त होते हैं। बाकी दूसरे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिल जाता है। बाकी चीज़ें जो मिट्टी में जल है उससे अवशोषित किए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक में जो कम मात्रा में चाहिए और इनकी मात्रा 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम की मात्रा इनको चाहिए। इनके अंतर्गत लोहा, मैंगनीज, तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकेल शामिल है।
अब देखिए इसमें भी नाइट्रोजन नाम नहीं लिखा है, नाइट्रोजन को छूट गया है एक्चुअली, वो बृहद मात्रिक तत्व में आता है नाइट्रोजन। ठीक है, और इसमें आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन, निकेल ये सब आते हैं। ये सब जो हैं ज़्यादातर एंजाइम में सह एंजाइम की तरह काम करते हैं, जितने भी आपने सूक्ष्म मात्रिक तत्व पढ़े ज़्यादातर। तो 16 नहीं 17 होते हैं, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया वहाँ पर। 60 में से 17 ऐसे तत्व हैं जो अति आवश्यक हैं। उपरोक्त 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ लाभदायक तत्व भी हैं, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम। ये उच्च श्रेणी की पादपों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सिलिकॉन है, ये आपको इक्विसीटम में मिलेगा। इक्विसीटम एक टेरिडोफाइटा प्लांट है, टेरिडोफाइट प्लांट है, उसमें मिलते हैं। सोडियम जो है आपको समुद्री जलीय पौधे जो हैं उनमें, कोबाल्ट, सिलेनियम ये भी कुछ घास में मिलते हैं, घासों में मिलते हैं। अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। देखिए अब ये जो अनिवार्य तत्व हैं पौधे में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से उपयोग आते हैं उनके आधार पर बांटा गया है। देखिए क्या क्या है बताते हैं। अनिवार्य तत्व जैसे जैव अणुओं के घटक हैं, अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए अब ये जैव अणु कौन कौन है? जैव अणु है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लिक अम्ल। इन चीजों को बनाने वाले जो होते हैं वो कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, रचनात्मक, वो उनकी रचना संरचना बनाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए अब नाइट्रोजन आया है, और नाइट्रोजन वहां पर क्यों छोड़ा है भाई? वो छूट गया है एक्चुअली। ठीक है, दूसरा अनिवार्य तत्व जो पौधे के ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिक घटक है, जैसे देखिए क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का घटक है मैग्नीशियम और उसको बनाने में आवश्यक है आयरन। तो ये क्लोरोफिल का है, मैग्नीशियम देखिए लिखा है। और एटीपी में आप जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, तो फास्फोरस चाहिए उसके लिए, है ना। तो ऊर्जा के संबंधित जरूरतों की पूर्ति के लिए फास्फोरस और मैग्नीशियम। अनिवार्य तत्व जो एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं ज्यादातर वो एंजाइम के साथ सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, उनकी सक्रियता को बढ़ाते हैं ज्यादातर। जैसे मैग्नीशियम रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। अब इनको जरा देखिए, यहां पर जो पहला नाम लिखा है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसको अपन रुबिस्को कहते हैं। पता है ये एंजाइम कहां पर काम करता है? ये प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में जो अंधेरे की प्रक्रिया बोलते हैं, भले ही दिन में ही होती है, डार्क रिएक्शन C3 साइकिल, वहां पर हवा से CO2 को लेकर के वहां पर क्रिया कराता है ये एंजाइम रुबिस्को C3 साइकिल में। ठीक है, और दूसरा है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये काम करता है इसमें श्वसन में ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल के बीच जो है ये एक्चुअली अनाक्षी श्वसन में जब ग्लाइकोलिसिस आक्षी श्वसन नहीं करता, अनाक्षी श्वसन करता है और वहां पर वो एल्कोहल बनाने वाला रहता है, तब ये एंजाइम काम करता है, जाइमेज एंजाइम के अंतर्गत रहता है। तो रुबिस्को में और फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में मैग्नीशियम आयन जरूरी है, इसको जरा ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछने का चांस बन जाता है इसमें। दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषणी कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण है। दूसरा वाला एंजाइम भी वहां पर डार्क रिएक्शन में एक जगह यूज होता है, शुरू के ही रिएक्शन में यूज होता है। मैं C3 साइकिल पढ़ाया हूं, अगर आपको C3 साइकिल पढ़ना है तो आप प्रकाश संश्लेषण वाले फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जाइए, उसमें आपको हिंदी मीडियम में अभी नहीं पढ़ा पाया हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले चैप्टर में है, तो उसमें C3 साइकिल को अलग से व्हाइट बोर्ड में मैंने पढ़ा के बताया है, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में जाएगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है। जिंक एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को क्रियाशील करता है तथा मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय के दौरान नाइट्रोजनेज एंजाइम को क्रियाशील करता है। ये देखिए, ये अनाक्षी श्वसन में एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एल्कोहल बनाते समय काम आएगा, वहां पर जिंक है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करता है राइजोबियम, वहां पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम,
उस नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए मॉलिब्डेनम अति आवश्यक है। बहुत बार इसको पीएमटीज में पूछा गया है, जिंक को भी पूछा गया है। क्या आप इस श्रेणी में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं? इस काम के लिए आपको पहले अध्याय के लिए गए जीव रसायन पथों का संग्रहण करना आवश्यक होगा। देखिए, जैसे कि इसमें आयरन है, तो आयरन जो है लेग हीमोग्लोबिन के लिए, है ना, मायोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है। जिंक जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए आवश्यक होता है। मैंगनीज जो है वो प्रकाश संश्लेषण का जो लाइट रिएक्शन होता है वहाँ पर जो जल का विघटन करता है, जल विघटनकारी एंजाइम अननोन है, उसका नाम अभी नहीं रखा गया है, उसमें आवश्यक है। तो ऐसे सैकड़ों एंजाइम हैं जहाँ पर इन खनिज तत्वों की, इन मेटालाइंस की आवश्यकता होती है पौधे में। कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं। पोटेशियम रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप फिर से कोशिका के जल विभव को निर्धारित करने में खनिजों के विलय के रूप में भूमिका को स्मरण करें। देखिए, शुरू में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी इस बारे में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को, इससे पहले वाले चैप्टर में। देखिए, किसी भी विलयन में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड अगर इनकी मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका परासरण विभव बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब बढ़ता है और वो जल को अवशोषित करता है। तो देखिए, जो रंध्र होते हैं, रंध्र में ये दो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, आसपास में सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो रक्षक कोशिकाओं में अगर पोटेशियम आयन की मात्रा बढ़ती है तो ये जल को अवशोषित करता है आसपास की कोशिकाओं से, सहायक कोशिकाओं से, और जल को अवशोषित करके फूल जाती है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। पोटेशियम बढ़ता है तो, और पोटेशियम कम हो जाता है तो जल को वापस दे देते हैं, वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में, फ्लैशिड कंडीशन में आ जाते हैं, और परिणाम स्वरूप वो रंध्र फिर से बंद हो जाते हैं। तो पोटेशियम के अंदर में वृद्धि होने से ये जो रंध्र है वो खुल जाते हैं। बृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। अब देखिए, जो कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में चाहिए थे, ज़्यादा मात्रा में कौन कौन थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, S, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए थे, और बाकी सभी कम मात्रा में चाहिए थे। तो इनकी क्या क्या भूमिका है, क्या क्या काम करते हैं कोशिका में, ये पादप में, ये हम देखेंगे। अनिवार्य तत्वों को कई क्रिया करनी होती है। ये पौधों की कोशिकाओं की विभिन्न उपाचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरण, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिका द्रव्य के परासरण दाब का नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बफर कार्य, एंजाइम से संबंधित कार्य, बृहद अणु तथा सह एंजाइम के मुख्य संघटक का कार्य करते हैं। तो इनमें ज्यादातर चीजों को तो आप जानते होंगे। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता का मतलब है किस पदार्थ को अंदर ले जाना है, बाहर ले जाना है, कोशिका झिल्ली निर्धारित करती है। कोशिका द्रव्य के परासरण दाब का नियंत्रण, ये तो पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड ये सब करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में मुख्यतः आयरन कार्य करता है। बफर कार्य में आपका फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब बफर कार्य करते हैं, क्लोराइड है। एंजाइम से संबंधित कार्य, अभी बहुत सारे एंजाइम का मैंने आपको बताया कौन कौन से तत्व उसमें काम करते हैं। बृहद अणु में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, उनमें क्या क्या जरूरत है। सह एंजाइम के रूप में क्या क्या चीज काम करते हैं वो भी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको। तो अब क्या क्या कार्य हैं देखते हैं। तो पहला है नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन तो पौधों में अमीनो अम्ल है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसका अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट NO3 के रूप में होता है। ध्यान रखेंगे, मृदा में नाइट्रोजन कई रूपों में मिल सकता है, लेकिन पौधे जनरली नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही अवशोषित करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मात्रा नाइट्राइट और अमोनियम आयन के रूप में भी ली जाती है, लेकिन कुछ मात्रा ली जाती है NO2 और NH4 के रूप में। ज़्यादातर मात्रा NO3 के रूप में ली जाती है। इसकी अनिवार्यता पौधे के सभी भागों, विशेषकर विभाज्योतक ऊतकों एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में होता है। विभाज्योतक किसको कहते हैं? देखिए, पौधों में केवल एकमात्र ऐसी ऊतक या कोशिका होती है जो विभाजन कर सकती है।
जिसको अपन मेरिस्टेम कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, विभाज्योतक, जो पौधों के सिरों में है ना, उसके कैम्बियम के रूप में, उनके कलिकाओं में पाई जाती है। सिर्फ वहीं पर विभाजन की क्षमता होती है, बाकी किसी कोशिका में नहीं होती विभाजन की क्षमता। उसमें चाहिए नाइट्रोजन। सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं, मतलब जो कोशिकाएं बहुत तेजी से कार्य कर रही हैं, उनमें नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन, इन सब चीज़ों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पौधा पीला पड़ जाएगा, उसमें क्लोरोफिल भी ठीक से नहीं बन पाता है, और ये सब चीज़ें भी उनके शरीर में नहीं बन पाती हैं। अब दूसरा है फास्फोरस। तो फास्फोरस को पौधे मृदा से अवशोषित करते हैं, जल से अवशोषित करते हैं, और जल में ये फास्फेट के आयनों जैसे H2PO4 या HPO4, ठीक है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट, इन रूपों में इसको फास्फेट को अवशोषित किया जाता है। जरा आप वो आयन को देख लीजिएगा ना, H2PO4 में 1 माइनस है और HPO4 में 2 माइनस है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट। यह कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन, सभी न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड के लिए आवश्यक घटक है तथा सभी फास्फोराइलेशन क्रियाओं में इसका महत्व है। आपको मैंने जैव अणु पढ़ाया है, तो जैव अणु में मैंने आपको न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, ये सब चीज़ें पढ़ाया है। न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजिनस क्षार है ना, पेंटोज शुगर और फास्फेट पाया जाता है। तो फास्फोरस वहाँ पर अनिवार्य तत्व होता है, जितने भी न्यूक्लिक अम्ल हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं, उनमें। प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों का बना होता है, और अमीनो अम्लों में भी फास्फोरस कुछ जगहों पे जुड़ा रहता है। फास्फोराइलेशन मैंने आपको बताया था, एटीपी का बनना फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो एटीपी कैसे बनेगा? तो एडीपी में एक फास्फेट डालेंगे तो एटीपी बनेगा, एएमपी में एक फास्फेट तो एडीपी, एक और फास्फेट तो एटीपी। ये सब चीज़ों को मैंने जैव अणु में आपको पढ़ाया है। तो आप उस चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में वो है, मेरे हिसाब से शायद 7वां या 8वां चैप्टर है, आप देख लेना, उसमें हमने पढ़ा दिया है इसको। अब है पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में NPK, S ये सब होते हैं। पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। पोटेशियम आयन के रूप में, K+ के रूप में इसका अवशोषण होता है। इसकी पौधों के विभाज्योतक ऊतकों में, जहाँ पर पौधे विभाजन करते हैं कोशिकाएं, वहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। कलिकाओं में भी कोशिका का विभाजन ही होता है। पर्ण यानी कि पत्तियाँ, मूल, शीर्ष, अरे भाई ये सभी जगहों में कोशिका का विभाजन ही चल रहा है, वहाँ पर विभाज्योतक ही है। इनमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। पोटेशियम कोशिकाओं में धन आयन ऋण आयन संतुलन का निर्धारण करने में सहायक होता है। ये धन आयन है, ध्यान रखेंगे, केटायन और एन आयन, धन आयन ऋण आयन, क्योंकि पोटेशियम आयन और सोडियम आयन ये धन आयन के रूप में ज़्यादा पाए जाते हैं, और क्लोराइड आयन, फास्फेट आयन ये ऋण आयन के रूप में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन सब जो है धन आयन ऋण आयन का संतुलन ये बनाए रखते हैं। साथ ही यह प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने बंद होने, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं को स्फीत अवस्था में बनाए रखने में शामिल है। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में पोटेशियम आयन चाहिए, अमीनो अम्लों को जोड़ करके बनाने में जो एंजाइम चाहिए उसके लिए पोटेशियम चाहिए। रंध्रों के खुलने बंद होने का भी मैंने आपको बताया कि अगर रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आते हैं तो उसमें पानी भी आ जाता है अवशोषित करके, और वो रंध्र खुल जाते हैं और बाहर जाने से रंध्र बंद हो जाते हैं। एंजाइम सक्रियता, तो भाई बहुत सारे एंजाइम हैं जिसके लिए पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है। कोशिकाओं को स्फीत अवस्था में, क्योंकि कोशिका में अगर पोटेशियम आयन की मात्रा पर्याप्त है तो जल को अवशोषित करके रखेगा, क्योंकि उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और जल के अवशोषित करके रखने से वो कोशिका फुली हुई अवस्था में रहती है। उस अवस्था को स्फीत अवस्था कहते हैं, टर्जिट अवस्था। पिचकी हुई रहेगी, थोड़ा सा ढीली ढाली, तो उसे फ्लेशिट कहते हैं, और एकदम पिचकी हुई रहेगी तो उसे जीवद्रव्य कुंचन अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम की मुख्य आवश्यकता कोशिका विभाजन करने वाले जगहों पे, और जहां पर स्फीत अवस्था बनाए रखनी है वहां पर इनकी ज़्यादा अवस्थाओं की, ज़्यादा मात्रा में इसकी जरूरत होती है पोटेशियम की। अब है कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम जो है कोशिका भित्ति में जो मध्य लैमेली है ना, मिडिल लैमेली, मध्य पटलिका, वहां पर कैल्शियम पेक्टेट का एक स्तर बना होता है। मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, और इसी के कारण से पादप कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। उनके बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम करता है, सीमेंट जैसा स्तर का काम करता है कैल्शियम।
साथ में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है, कोशिका भित्ति बनाने के लिए आवश्यकता होती है, बहुत सारे जगहों पे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसको पौधे कैल्शियम 2+ के रूप में अवशोषित करते हैं जल से। इसकी आवश्यकता विभाज्योतक, अभी बताया मैंने, कोशिका विभाजन के लिए एक तो पोटेशियम और एक कैल्शियम, तथा विभेदित होते हुए ऊतकों को अधिक होती है। कोशिका विभेदन, ऊतक विभेदन क्या चीज है आप समझिए। जब आप कोशिका का विभाजन करते हैं मेरिस्मेटिक ऊतकों से, तो जो नए बनने वाली कोशिकाएं हैं वो आगे विभाजन नहीं करती हैं, वो विभेदित हो जाती हैं, किसी विशिष्ट प्रकार की स्थायी कोशिका में विभेदित हो जाती हैं, बन जाती हैं। जैसे पेरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस, सिस्लेनकाइमेटस, जिसको मृदोतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक, जाइलम फ्लोएम कहते हैं, इन कोशिकाओं में, इन ऊतकों में वो विभेदित हो जाते हैं, और इन ऊतकों में विभेदित होने के बाद वो स्थायी हो जाते हैं, मतलब उनमें विभाजन की क्षमता नहीं रह जाती है। ठीक है, इसको विभेदन कहते हैं। तो वहां पर कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कोशिका भित्ति में जो मध्य पटलिका है वो कैल्शियम पेक्टेट का ही बना होता है। विशेष रूप से मध्य पटलिका में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में इसकी उपस्थिति होती है, अभी बताया मैंने। इसकी अनिवार्यता समसूत्रित तर्कु निर्माण के दौरान भी होती है। ये कई बार क्वेश्चन में आया है। जो कोशिका विभाजन में तर्कु तंतु बनते हैं उसमें भी इनकी अनिवार्यता होती है, ये पाए जाते हैं। यह पुरानी पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। देखिए, पुरानी पत्तियों में एकत्रित होता है और ये मूव नहीं कर सकता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो पुरानी पत्तियों में अगर हैं और पत्ती टूट के अगर झड़ने वाली है तो वहां से निकल कर नई पत्तियों में चले जाते हैं, लेकिन कैल्शियम जैसी चीजें कुछ ऐसी हैं जो मूव नहीं कर सकती, वो वहां से गिर के नष्ट ही हो जाती है, मतलब जमीन में पहुंच जाती है। कोशिका झिल्लियों की सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है। कोशिका झिल्ली की सामान्य क्रिया है पारगम्यता, पदार्थों को अंदर बाहर लाना ले जाना, उस कार्य में शामिल होते हैं। कुछ एंजाइम को सक्रिय करता है तथा उपापचय कार्यों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो शरीर क्रियाएं हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, वहां पर कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आवश्यकता है कैल्शियम की? देखिए, ये जो एनसीईआरटी है इसमें 4-4, 5-5 लाइन ही दिया है, लेकिन उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सबको आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। अब है मैग्नीशियम। सबसे जरूरी चीज है क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता। यह भी मैग्नीशियम डबल+ आयन के रूप में ही अवशोषित होता है जमीन से। प्रकाश संश्लेषण श्वसन क्रिया के एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करता है। डीएनए आरएनए के संश्लेषण में भी शामिल होता है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रियाओं में जो जो एंजाइम की आवश्यकताएं हैं उनमें इसकी बहुत जरूरत है। मैग्नीशियम देखिए डीएनए आरएनए में भी जरूरी है ना। क्लोरोफिल के वलय संरचना का संगठक है और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक है। ये वलय संरचना क्या है? देखिए, आप अगर क्लोरोफिल की संरचना देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि बीच में एक जगह मैग्नीशियम आयन है और इसके चारों तरफ जो है 4 रिंग्स ऐसे बने हुए हैं, ऐसे इस टाइप के रिंग्स बने हुए हैं ऐसे। इसको अपन पोरफायरिन रिंग कहते हैं। इस टाइप के रिंग्स बने होते हैं चारों तरफ, इसको पोरफायरिन रिंग कहते हैं। तो इसको वलय संरचना कहते हैं। उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक होता है का मतलब क्या है? आपको सेल बायोलॉजी मैंने पढ़ाया, कोशिका विज्ञान, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो है ऐसे 2 खंडों का बना होता है। ठीक है, 2 भाग का, जिसमें 50-30 70s बनाता है और 60-40 80s बनाता है। तो जो 2 खंड ऐसे जुड़े रहते हैं उनको जोड़ने के लिए वहां पर मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। 0.001 मोलर सांद्रता के मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। अगर मैग्नीशियम आयन वहां पर पर्याप्त नहीं है तो दोनों खंड जो हैं अलग अलग हो जाते हैं, एक साथ नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट है गंधक यानी कि सल्फर। सल्फर की मुख्य आवश्यकता जो है एक तो अमीनो अम्ल बनाने में होते हैं। अमीनो अम्ल 2-3 ऐसे हैं, मिथायोनिन है, सिस्टीन है, इनमें गंधक की बहुत आवश्यकता होती है। इसको सल्फेट SO4 2- के रूप में अवशोषित करता है। सिस्टीन और मिथायोनिन नामक अमीनो अम्लों में यह पाया जाता है। और आपको बता दें, कोई भी प्रोटीन बनता है तो
उसमें पहला अमीनो अम्ल जो जुड़ता है वो मिथायोनिन ही होता है। इसलिए हर प्रोटीन में मिथायोनिन के कारण से सल्फर होना जरूरी हो जाता है, सल्फर होता ही है। तथा अनेक विटामिन जैसे थायमीन, थायमीन का मतलब है विटामिन B1, बायोटीन विटामिन B7, कोएंजाइम A एवं फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन क्या है पता है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन का वाहक है जो प्रकाश संश्लेषण में वहां पर काम करता है। इन सभी में सल्फर आवश्यक है। तो सल्फर की कमी से ये सारे कार्य बिगड़ने लगते हैं पौधे में। लोहा यानी आयरन, देखिए ये इसको Fe3+ यानी कि फेरिक कंडीशन में, Fe3+ फेरिक होता है, Fe2+ फेरस होता है, तो फेरिक कंडीशन में अवशोषित करता है। और देखिए लोहा जो है सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, जैसे कि बोरान है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, वैसा। लेकिन इन सब की तुलना में आयरन की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए पहले आयरन को दीर्घ मात्रिक तत्वों में रख दिया गया था, ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहता था थोड़ी सी। लेकिन बाद में तुलना की गई कि उतनी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं चाहिए, जितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम की आवश्यकता होती है उतनी नहीं चाहिए। इसलिए फिर आयरन को उठा के सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में रखा गया, लेकिन बाकी की तुलना में इसकी थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता पौधों को होती है। पौधों को इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न रहते हैं। ये चीज़ें आप फोटोसिंथेसिस में, श्वसन में, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाले श्वसन में यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, और आपके प्रकाश संश्लेषण का जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाश प्रक्रिया, उसमें आपको देखने को मिलेंगे सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe2+ से Fe3+ के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। होता यह है कि Fe3+ में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ये Fe2+ में आ जाता है, और इससे वापस जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो Fe3+। तो साइटोक्रोम इस चीज में, जो साइटोक्रोम में जो आयरन होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है तो Fe3+ हो जाता है, लेता है तो Fe2+ हो जाता है। आप समझिए ना कि 3+ है, उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हो तो ये 2+ नहीं हो जाएगा? 2+ इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से, देखिए 3+ है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हो तो ये 2+ हो जाएगा, एक धन आयन कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में, ऋण आयन होता है इसके कारण से। यह कैटेलेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहरित के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। कैटेलेज एंजाइम प्रकाश श्वसन नाम के एक प्रक्रिया में यूज होता है। देखिए पौधों में जो C3 पौधे होते हैं, दिन के समय अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है तो C3 पौधे एक असामान्य प्रकार का श्वसन चालू कर देते हैं, जिसको अपन प्रकाश श्वसन कहते हैं। वो इसलिए कि दिन में चलता है। इससे पौधे को नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता, ऊर्जा वगैरह भी नहीं मिलती। और वहां पर पेरोक्सिसोम नाम का जो कोशिकांग है वो मुख्य भूमिका निभाता है, और उसके अंदर एक पदार्थ बनता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। वो जहरीला होता है, तो तुरंत उसको ब्रेक कर दिया जाता है, ऑक्सीजन और पानी में ब्रेक कर देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। उस कार्य में कैटेलेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। और पर्णहरित निर्माण के लिए, यानी कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया भी था इस बात को कि क्लोरोफिल के बनते समय मैग्नीशियम तो उसका भाग होता ही है, लेकिन आयरन की भी आवश्यकता वहां पर पड़ती है। इस चीज को मैंने वहां पर आपको बताया भी था। अब है मैंगनीज। यह Mn2+ यानी मैग्नस अवस्था में अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण में, देखिए प्रकाश संश्लेषण में जब आप लाइट रिएक्शन पढ़ते हो तो वहां पर फोटोसिस्टम 2 के द्वारा, 2 फोटोसिस्टम होते हैं, 1 और 2। फोटोसिस्टम 2 के द्वारा जल का प्रकाशी विघटन किया जाता है। मतलब जल को, H2O को ये जो है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में तोड़ता है, तो 2 हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है और हाफ ऑक्सीजन देता है टूट करके। तो ये जो टूटना होता है H2O का प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश प्रक्रिया में, उसको हम कहते हैं
प्रकाशीय विघटन, फोटोलिसिस या फोटो ऑक्सीडेशन, प्रकाश ऑक्सीकरण, उसमें एक विशेष एंजाइम सहायता करता है और उस एंजाइम के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। श्वसन में भी कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसके लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है, तथा नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। नाइट्रोजन उपापचय, जिसमें धरती से नाइट्रोजन लेते हैं NO3 के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, फिर उसको अमोनिया बनाते हैं, NH3 बनाते हैं, फिर उसको अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाने में उपयोग करते हैं। इस दौरान कई ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें मैग्नीज की आवश्यकता होती है। मैग्नीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना है। अभी मैंने कुछ देर पहले जो आपको बताया, ठीक है, उसी को ये बोल रहा है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, इसमें देखिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाते हैं और ऑक्सीजन हवा में निकल जाता है, वही ऑक्सीजन निकलता है, उसी के में मैग्नीज की आवश्यकता होती है। अब है जिंक। जिंक 2+ आयन के रूप में अवशोषित करता है। यह कई एंजाइम्स में इसकी आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रकाश संश्लेषण के समय हवा से CO2 को ग्रहण करके डार्क रिएक्शन C3 साइकिल चलाने में मदद करता है। तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम, वैसे C4 साइकिल में भी एक कार्बोक्सिलेज है, दो अलग अलग कार्बोक्सिलेज हैं, एक है RUBP कार्बोक्सिलेज और एक है PEP कार्बोक्सिलेज। तो वहां पर जिंक की आवश्यकता होती है। इनकी अनिवार्यता ऑक्सीन के संश्लेषण में। ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है जो पौधे के विभाज्योतक वाले भागों में, जहां पर कोशिका विभाजन होते हैं, उन भागों में इनका संश्लेषण होता है। पौधे की वृद्धि बढ़ाने के लिए ऑक्सीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पौधों के द्वारा, ठीक है। अब है तांबा। एक मिनट पानी पी लूं, फिर आगे पढ़ाता हूं। तांबा, यह Cu2+ यानी कि क्यूप्रिक, Cu+ क्यूप्रस होता है, Cu2+ क्यूप्रिक होता है। मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ाया है, आपको पता है ना, केमिस्ट्री गुरु नीट जेई वाले चैनल है मेरा, उसमें मैंने हिंदी में केमिस्ट्री पढ़ाया है। अभी दो ही चैप्टर हुए हैं, तीसरा चैप्टर चालू करने वाला हूं, अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है। आप जरूर उस चैनल में जाके मेरा केमिस्ट्री का भी अध्ययन जरूर करें हिंदी में। तो ये Cu2+ के रूप में अवशोषित होता है। यह पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। भले ही तांबा बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ के लिए तांबे की, कॉपर की बहुत आवश्यकता होती है। लोहे की तरह यह भी रेडॉक्स प्रक्रियाओं से जुड़े विशेष एंजाइमों के साथ संलग्न रहता है। मतलब क्या? रेडॉक्स किसको कहते हैं? रेडॉक्स का मतलब होता है जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी कि आपका ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रियाएं होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पौधों में, जीवों में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, लगभग सभी ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रियाएं हैं, और उनमें आपका जो एंजाइम है उनमें कॉपर कई जगह उपयोग होता है। यह विपरीत दिशा में Cu+ से Cu2+ में ऑक्सीकृत होता है। तो कई जगहों पे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन देना, इस टाइप की प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Cu2+ बन जाएगा, ले लेगा तो Cu+ बन जाएगा। आप इसको आराम से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में एक ऋण आयन होता है। अब है बोरान। बोरान जो है बोरेट या डाइबोरेट फॉर्म में आयनों के रूप में अवशोषित होता है, BO3, ठीक है। इसकी अनिवार्यता कैल्शियम को ग्रहण करने और उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता, पराग अंकुरण, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में होता है। बोरान की आवश्यकता कैल्शियम क्यों उपयोग करने के लिए भी जरूरत है। मतलब अगर बोरान की कमी हो गई तो कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी, समझिए बात को। कैल्शियम के उपयोग करने के लिए बोरान का भी होना जरूरी है। झिल्ली की कार्यशीलता, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था झिल्ली की जो पारगम्यता है उसके लिए पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन की आवश्यकता है, ठीक है, और बोरान की भी आवश्यकता है। पराग अंकुरण, देखिए जब पराग कण मादा जननांग में स्त्री केशर में पहुंचता है
तो अंकुरित होकर पराग नलिका बनाता है, पराग नलिका, और उसी में नर युग्मक होते हैं जो अंदर जाके निषेचन का कार्य करते हैं। तो परागकण के अंकुरण के लिए, पराग नलिका बनाने के लिए बोरान की अति आवश्यक है। ये सबसे ज्यादा पूछे गए प्रश्नों में से है, ध्यान रखेंगे। कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका दीर्घीकरण का मतलब होता है कोशिका का आकार में वृद्धि, क्योंकि तने का या जड़ों का जो लंबाई बढ़ता है, आकार बढ़ता है, वो कोशिका की संख्या बढ़ने से नहीं बल्कि कोशिका के दीर्घीकरण से, कोशिका के आकार बढ़ने से बढ़ता है। कोशिकाएं अपना आकार बढ़ाती हैं तो पौधे की लंबाई बढ़ती है। कोशिका विभेदन, अभी मैंने आपको बताया था कि विभाजन करके जो कोशिकाएं नई बनती हैं वो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, मृदुतक, स्थूलकोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, जाइलम फ्लोएम टाइप की कोशिकाओं में, जो कि विभाजन तो नहीं करती बल्कि कुछ विशेष कार्य करती हैं पौधों में। तो उनमें इसकी आवश्यकता होती है बोरान की और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में। देखिए, जब पत्तियों में आप शुगर बनाते हो, शर्करा बनाते हो, तो उसे ग्लूकोज के रूप में बनाते हो, फिर आप उसको सुक्रोज के रूप में फ्लोएम के द्वारा उसका स्थानांतरण करते हो, और जड़ों में या दूसरे जगहों पे स्टार्च के रूप में उनका संग्रहण करते हो। अभी पिछले चैप्टर में ही इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत अध्ययन कराया है, तो आप उसको जरा देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिब्लेडेनम। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे चर्चा की है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते समय एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और उस एंजाइम के लिए मॉलिब्लेडेनम अति आवश्यक होता है। इसे मॉलिब्लेडेट आयन MOO2+ के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों जैसे नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज तथा अन्य एंजाइमों का घटक है। देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, नाइट्रोजिनेज जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो सीधे नाइट्रोजन को ये अमोनिया बना करके पौधे को देता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। लेकिन अगर पौधे जमीन से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं तो वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, NO3 के रूप में, और इस रूप में उसका अवशोषण तो करते हैं, लेकिन अपने उपापचय में इसका भी आप रिडक्शन करके अमोनिया बना करके ही आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो उस समय नाइट्रेट रिडक्टेज, क्योंकि NO3 को NH3 बनाने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा आपको, तो उस कार्य के लिए रिडक्शन मतलब अपचय करने के लिए नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे इनको नाइट्रेट के रूप में प्रोटीन या अमीनो अम्ल नहीं बना सकते, वो अमोनिया के रूप में ही उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन के रूप में Cl- के रूप में अवशोषित होता है। पोटेशियम सोडियम के साथ मिलकर कोशिकाओं में विलय की सांद्रता एनायन कैटायन संतुलन के निर्धारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। चूंकि कोशिका में धन आयन ऋण आयन के रूप में ये तीनों चीजें होती हैं, ये दोनों धन आयन के रूप में और ये ऋण आयन के रूप में, तो इनका बैलेंस बनाने में मदद करता है क्लोराइड आयन। और जब ये चीजें होती हैं कोशिका में या किसी विलयन में, तो विलयन का परासरण दाब अधिक होता है और वो जल को अवशोषित कर सकता है, जिससे उसमें जल की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है। यह प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए अनिवार्य है, जिससे ऑक्सीजन का निकास होता है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ये चीज़ को एक बार और पढ़ा था कि वहाँ पर मैंगनीज की भी आवश्यकता है और क्लोराइड की भी आवश्यकता है। जो प्रकाश प्रक्रिया मैंने बताया था जिसमें H2O को हमने तोड़ करके हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बनाया था, जिसको हम प्रकाश जल अपघटन कहते हैं, उस कार्य के लिए मैंगनीज आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर इसके भी आवश्यकता है क्लोराइड की, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पौधों में ये जो अनिवार्य तत्व हैं इनकी कमी से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं और उनको दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये क्लास यहाँ पर बंद कर दी जानी चाहिए। अगले क्लास में मैं आपको इसको डिटेल पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।